प्रणाम। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉचीज मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अलग सा टॉपिक है, नया है, तो थोड़ा सब्र से सीखिएगा। पहले इसको मैं हट जाता हूँ, उसको छापो। पहले क्या लिखा है देखो देखो। इफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a इंटू डो यू डो एक्स प्लस बी इंटू डो यू डो वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई प्लस के यू with initial condition u of 0 comma y equals to h of y or u of x comma 0 is equal to g of x. Find u as a function of x and y. तो ये तरह का आपको प्रॉब्लम यहां पे देखने के लिए मिलेगा। फिर से सुनो कि अगर कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट का है a इंटू डो यू डो एक्स प्लस बी इंटू डो यू डो वाई इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ वाई एंड के इंटू यू, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब u इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x और y के टर्म्स में आपको निकालना है। साथ ही साथ यहां पे आपको इनिशियल कंडीशंस दिए रहेंगे। ठीक है, देखो ये नोट हो गया। अब देखो, नोट करने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली, कि कॉची मेथड में इनिशियल कंडीशन आपको दिया रहेगा और लैग्रांजेस मेथड में इनिशियल कंडीशन इज नॉट गिवन। तो जब भी आपको क्वेश्चन में हो सकता है कि डायरेक्ट बोल दे सॉल्व दिस कॉची मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉब्लम, या फिर सॉल्व दिस यूजिंग कॉची मेथड, ऐसा करके बोल सकता है। या फिर सिर्फ प्रॉब्लम देगा, बोलेगा सॉल्व करो। अगर उसमें इनिशियल कंडीशंस दिख रहा है तो समझ जाना कॉची मेथड वाला प्रॉब्लम। लैग्रांजे तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें इनिशियल कंडीशंस नहीं होते हैं। ठीक है, अब सुनो, इसमें कुछ कुछ सब्स्टिट्यूशंस वगैरह करने रहते हैं। उसमें क्या करेंगे हम लोग, ड्यू, देखो ये कैसे लिखा हमने। अब क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में इतने लेक्चर्स हो चुके हैं और आपको अच्छे से पता है कि अगर u कोई फंक्शन है x और y का, तो अगर मुझे इसका टोटल डेरिवेटिव du निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, du इज इक्वल टू डो यू डो एक्स इंटू डी एक्स प्लस डो यू डो वाई इंटू डी वाई। ये तभी पॉसिबल है जब आप u को किसी फंक्शन x और y के टर्म्स में आप लिख पा रहे हो। ठीक है, ये u फंक्शन है किसका, x और y का। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको आप याद रख लीजिए। तो आप क्या बोलेंगे, du इज इक्वल टू डो यू डो एक्स इंटू डी एक्स प्लस डो यू डो वाई इंटू डी वाई। ठीक है, अब सुनो, इस तरह का आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन यहां पे बनाना है। dx by a इक्वल्स टू dy by b इज इक्वल टू du डिवाइडेड बाय f ऑफ एक्स वाई प्लस के यू। ये कहां से बना है देखो, ये है ना। तो क्या करेंगे, dx डिवाइडेड बाय इसका कोएफिशिएंट इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय इसका कोएफिशिएंट इज इक्वल टू du डिवाइडेड बाय इसका कोएफिशिएंट। यहां पे z नहीं आएगा, यहां पे du आएगा क्योंकि u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक, तो ये हो गया आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब क्या करना है आपको, इस दोनों रेशियो को पेयर आप उठाइए और आपको अच्छे से दिख रहा है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। dx बाय a इज इक्वल टू dy बाय b है ना, तो b dx a dy, इसको इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो जब भी आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा bx प्लस ए वाई प्लस सी। यहां से y को आप लिख सकते हो कुछ, तो y क्या आ गया आपका x के टर्म्स में कुछ फंक्शन आ गया। समझ में आया? तो इस तरह से कर लिया मैंने, y फाइंड कर लिया। फाइंड करने के बाद अब देखो, अब रेशियो क्या उठाया, ये तो उठा लिया आपने ये वाला। अब हम इसको और इसको उठा देते हैं, तो लिखे हम dx बाय a इज इक्वल टू du डिवाइडेड बाय f ऑफ एक्स वाई प्लस के यू। तो इसको लिखा जा सकता है क्या, du बाई dx को इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो इसको हम लिख सकते हैं du बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई a इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा, और y के जगह पे अब हम पुट कर देंगे उसकी वैल्यू। यूनिफॉर्म कर रहे, क्या कर रहे, y को निकाला x के टर्म्स में, उसको पुट कर दिया ताकि इस वाले एक्सप्रेशन से आपका y एलिमिनेट हो जाए। तो 1 बाई ए इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के जगह पे x वाला टर्म ही आ गया प्लस k टाइम्स u हो गया। ये होने के बाद इसको आप पूरी तरह से
एक्सपैंड कर दीजिए, तो डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। 1/a को मल्टीप्लाई कर दिए इसके साथ में, 1/a को मल्टीप्लाई कर दिए हैं इसके साथ में। ये करने के बाद डी यू बाई डी एक्स माइनस के बाई यू इंटू यू इज इक्वल टू 1 इंटू दिस। अब आप अच्छी तरह से पहचान चुके हो कि ये क्या है। पहचानो पहचानो कि ये सॉरी मुझे छींक आएगी रुक गई। डी यू बाई डी एक्स माइनस के बाई ए इंटू यू इज इक्वल टू 1/a इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा बी एक्स माइनस सी बाई ए। अब ये पहचान चुके हो ना क्या है ये? लीनियर इक्वेशन है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हालांकि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसमें आपका एप्लीकेशन क्या लग गया? लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो आपने पढ़ा था ये वाला फॉर्मेट। चांसेस हाई होते हैं कि जब भी प्रोबेबिलिटी ऐसा हो कि एक क्वेश्चन को या एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स की जरूरत अगर होती है, उनका चांसेस काफ़ी हाई हो जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होने के लिए। जनरली उनका मैं बता रहा हूँ ना, आईटी के प्रोफेसर बनाते हैं क्वेश्चन और उनसे मैं डायरेक्ट ही पढ़ता हूँ, तो मुझे पता है उनका किस तरह से सोचते हो। जब मैं अपने प्रोफेसर के सामने बैठता हूँ कुछ भी प्रेजेंटेशन देने के लिए या फिर कुछ वाइवा देने के लिए या फिर कुछ भी काम करने के लिए, तो उनका फ्रेमवर्क समझ मुझे पता रहता है कि अगला सवाल क्या रहेगा। ये पूछे मुझे पता है कि अगला सवाल क्या पूछेंगे, इसलिए मैं प्रिपेयर्ड रहता हूँ। तो उनका फ्रेमवर्क ही होता है। तो इसीलिए जब भी आप पढ़ो चीज़ों को तो आप ध्यान रखिए कि जब भी आपके कॉन्सेप्ट्स मिक्स्ड होने वाले चांसेस में फॉल करते हैं तो उनका इंपॉर्टेंस काफ़ी हाई हो जाता है। तो इसी हिसाब से कॉची मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंस हाई रोल प्ले करेगा। ज़्यादा चांसेस है कि ये इससे प्रॉब्लम्स आएंगे आपके, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसमें एक्चुअली मैं लॉजिक आपको समझा देता हूँ कि क्यों ऐसा होता है। ये इसलिए होता है कि एक क्वेश्चन उन्होंने डाला, इससे आपका टेस्ट हो गया बहुत सारे चीज़। इससे टेस्ट हो गया कि आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आता है या नहीं आता। इससे सॉल्व हो गया पीडी सॉल्व करना आता है नहीं आता, इंटीग्रेशन सॉल्व करना आता है कि नहीं आता। तो क्वेश्चंस जनरली वैसे ही फ्रेम या पुटअप किए जाते हैं जिनसे मल्टीपल चीज़ें आपके टेस्ट हो जाएं, तभी तो फिल्टर होगा ना। नहीं तो मान लो हमको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसे सिंपल सा प्रॉब्लम डाल दिए, वो तो सब बना देगा, उससे हम कैसे फिल्टर करेंगे। लेकिन इस तरह का प्रॉब्लम सबसे नहीं बन पाएगा, उलझ जाएंगे। किसी को ओडी नहीं आता होगा तो ये नहीं सॉल्व कर पाएगा, किसी को पीडी नहीं आता होगा तो क्वेश्चन को स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए आप अपना फ्रेमवर्क और माइंड सेटअप कुछ इस तरह से करिए कि सामने वाला क्या क्वेश्चंस पूछने वाला है उसको आप पहचानने की कोशिश करिए, ठीक है ना। उसका फ्रेमवर्क, उसका माइंड मैपिंग इस तरह से आपको करना पड़ेगा, वो हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ। और क्योंकि आप एसोसिएटेड हो मेरे साथ में और एकलव्य सेशंस और वगैरह लाइव में बात करते रहते हो, तो आपको बातें अगर मेरे से करे होगे तो आपको पता होगा कि होता ना कि मतलब आपको खुद फील होगा। बात करने के मतलब होता ना कि आप बात कर लिया, उससे पहले आप क्या सोच रहे थे और मेरे से बात कर लिए, उसके बाद बात करने के बाद आपको कैसा अनुभव या फील आता होगा, वो आप खुद एनालिसिस करते होगे। बात करने से क्या रिएक्शंस होता है और अंदर क्या परिवर्तन होता है। तो अगर मेरे से बात नहीं किए हो तो कोशिश बात करके देख लीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबली अच्छा ही लगेगा आपको, ठीक है। एनीवेज आ जाइए इधर। थोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन कर दिया, किसका? अपने होता ना सर्विसेज का, एकलव्य, सारथी और व्हाट्सएप वगैरह वगैरह। अब है तो करना ही पड़ता ना, अब एंटर किए हैं स्टार्टअप वगैरह में, तो ये सब स्ट्रैटेजीज मैं सीख रहा हूँ और इनफैक्ट मैं बोल भी देता हूँ मुँह पे, ठीक है। फैक्ट है, क्योंकि अंदर पचता नहीं, वो निकल जाता है मुँह से। तो देखो ये आ गया आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको इससे कंपेयर करोगे तो सिंपल सा क्लैरिटी के साथ दिख रहा है, ये और कुछ नहीं, एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें इस फॉर्मेट का है। कंपेयर करोगे तो P के जगह पे ही है, Q के जगह पे ही है। अब जब भी कोई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा होता है तो आप जानते हो इसको सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन ये होता है जहां पे आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना रहता है, IF इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन PDX। P आपने जो कंपेयर किया है वहां से आप IF निकाल लीजिए। यहाँ पे बस ये है कि आपको y को u के साथ रिप्लेस करना है, p को माइनस के बाई a के साथ रिप्लेस करना है और q को इस वाले एक्सप्रेशन के साथ रिप्लेस करना है। तो जब आप करोगे तो आपको तो सॉल्यूशन तो ये होता है ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस C1, ठीक। जहाँ पे आप C1 जो है ना इसको कोई फंक्शन मान लो,
क्यों मान रहे हैं आपको पता चलेगा। C1 क्या है, इसको कोई कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट वैल्यू के जगह पे हम कोई कांस्टेंट फंक्शन ही मान लेते हैं। तो C1 के जगह पे हम मान लिए, ठीक है चलो ये g ऑफ c है। ध्यान रखना ये सब स्टेप्स करने पड़ेंगे, इसीलिए स्पेसिफिकली इसमें दिया गया है। तो C1 के जगह पे हम g ऑफ c मान लेते हैं। तो u इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस जी ऑफ सी है। वेरी गुड। तो यहां से आप क्या करोगे, फाइंड g ऑफ c विद द हेल्प ऑफ इनिशियल कंडीशन। आपको क्या करना है, g ऑफ c निकालना है, किसके एस्पेक्ट में, विद द हेल्प ऑफ इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशंस के हेल्प से आपको g ऑफ c निकाल लेना है। ये पूरा आपका वर्किंग रूल था। मुझे पता है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा पूरा जब आप प्रॉब्लम देखोगे। तो इस क्वेश्चन को नोट करो, इसको वीडियो पॉज करो, मैं बता दे रहा हूं, मैं छुप जाता हूं इसे। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन नोट करो, वीडियो पॉज करो, और जो अभी वर्किंग रूल सीखे उसको खुद से अप्लाई करने की कोशिश करो। फंसोगे तो ऑब्वियसली हम तो बताएंगे, लेकिन खुद से खिलाओ ना, भेजा खुलेगा, भेजा खुलेगा। तो इसको नोट करो। नोट में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है सॉल्व करना है आपको। सॉल्व डू यू डू एक्स प्लस डू यू डू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वेयर यू ऑफ एक्स कॉमा जीरो इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसको देख करके आपको कुछ लग रहा है कि ये क्या है, आप पहचान पा रहे हो ना कि ये p प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यार ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के है कि नहीं। p प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा, आई गेस 4 था या 3 था, हाँ 3 था, जिसमें से आप p और q को आप एक साथ रखते थे, सॉरी p और x को आप एक साथ रखते थे लेफ्ट हैंड साइड में, और q और y को आप राइट हैंड साइड में रखते थे इक्वल टू कांस्टेंट। वैसे करके भी आप ट्राई करके देखिएगा, ये फिलहाल ऐसा रहेगा है। तो यहाँ पे जो ये चीज लिखा हुआ है ना, इसको हम बना रहे हैं कॉची मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो हमको पता है कि u जो है वो x और y का फंक्शन है, तो इसलिए हम तो du को लिख सकते हैं डू यू डू एक्स डी एक्स प्लस डू यू डू वाई डी वाई। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन आप बना सकते हो रेशियो वाला। तो आपको पता है dx डिवाइडेड बाय इसका जो कोफिशिएंट होता है वो लिखेंगे, और dy बाय इसका जो कोफिशिएंट होता है वो लिखेंगे, और इज इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाय जो इसका ये राइट हैंड साइड में होता है वो लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, एक बार इसको उठा लेना है और एक बार आप डी वाई इसको उठा लेना है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आप इजिली इस चीज़ को कर सकते हो। तो जब आपने इसको उठाया तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी वाई, डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो x इज इक्वल टू वाई प्लस सी वन, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस सी वन। ये हो गया आपका ये। अब देखिए डी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई एक्स प्लस वाई, सॉरी डी वाई इज इक्वल, ये नहीं है, क्या हो गया, डी वाई इज इक्वल टू डी यू बाई, यहां है डी यू, डी वाई इज इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो इस x प्लस वाई को हम भेज दिए इस साइड में, और इस साइड में रह गया मेरा डी यू, कोई दिक्कत ही नहीं है। सो डी यू को आप क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई इंटू डी वाई। वेरी गुड। तो यहाँ पे आप डी यू को क्या लिखोगे, ये प्लस ये। क्यों ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि आपको पता है कि y के जगह पे आप x माइनस वाई, y को आपने x के टर्म्स में लिखा है ना, तो जब यहाँ पे x और y दोनों है तब तो इसको इंटीग्रेट नहीं कराया जा सकता ना बुआ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कराना है, तो जाहिर सी बात है मेरे को x भगा देना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो जब आप x भगाना चाहते हो तो क्या लिखोगे, यहाँ पे x इज इक्वल से क्या बनेगा, x के जगह पे y प्लस सी वन लिखेगा ना, तो यहाँ पे बैठा दो ना, x के जगह पे y प्लस सी वन, वही तो बैठा है यहाँ पे, हो गया। अब सब कुछ यूनिफॉर्म है कि नहीं है, सब कुछ y के टर्म्स में है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बात क्या है फिर, इसको कर दीजिए सिंप्लीफाई। ये हम लिख सकते हैं 2y प्लस सी वन इंटू डी वाई प्लस सी टू, दोनों साइड आप इंटीग्रेट करो, डी यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा u, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 को कांस्टेंट लोगे, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2 होगा, प्लस सी वन डी वाई का इंटीग्रेशन y होगा, और प्लस सी टू होगा। बस यहां से आपको मिल गया u इज इक्वल, यही तो चाहिए था बाबू, मिल गया है आपका, खत्म। ये करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जो कांस्टेंट है इसको कोई कांस्टेंट फंक्शन के तरह हम लोग ट्रीट करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमको इनिशियल कंडीशन फीड करना है, ठीक। तो मैंने क्या किया, इस C2 को मान लिया g ऑफ c। तो जब आप g ऑफ c मान लेते हो तब लिख सकते हो u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी वन वाई प्लस जी ऑफ सी, ठीक। u ऑफ एक्स वाई में आप इनिशियल कंडीशन जो क्वेश्चन में दिया था वो आप डालोगे। तो u ऑफ x कॉमा जीरो दिया था ना कुछ, देखो यहां पे क्वेश्चन पढ़ो,
u ऑफ x कॉमा जीरो का वैल्यू है 0, तो इसी को तो डालना है यहाँ पे। क्या डालेंगे, लिखेंगे u ऑफ x कॉमा जीरो इज इक्वल टू 0। अब x कॉमा जीरो कहने का मतलब ये है बाबू कि x के जगह पे तो x ही रहेगा, x के जगह पे हम x ही डालेंगे और y जहां जहां दिखेगा वहां 0 बैठा देंगे। तो y दिखा 0 बैठा दिया, y दिखा 0 बैठा दिया और g ऑफ c तो छोड़ दिए। यहां से हमको क्या मिला, g ऑफ c का मान मिल गया है 0। बस g ऑफ c जैसे ही 0 मिल गया, u क्या था, u आपका जो था उसमें g ऑफ c पुट कर दीजिए, आपका मिल जाएगा क्या, u इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस c1 टाइम्स y। ठीक, लेकिन अभी भी आंसर आपका पूरा नहीं हुआ है। ये आपको मिला है u इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस c1y। ठीक, अब u ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस c1y है, ये है। u ऑफ एक्स वाई को लिख सकते हो वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू c1 को अब भगाना है, इसको आपको एलिमिनेट करना है, क्योंकि c1 तो आपने डाला था ना, अपनी मर्जी से आपने डाल दिया था ताकि मैथमेटिक्स इनवैलिड ना हो। लेकिन अल्टीमेटली c1 को आप तो x और y के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते थे, तो c1 के जगह पे x माइनस वाई, c1 के जगह पे x माइनस वाई ही डालेंगे ना। कहां से, अरे यहां से, देखो देखो c1 इज इक्वल टू क्या है, इससे लिखोगे ना, c1 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो x माइनस वाई हुआ। हमको तो फाइनल आंसर में c1 नहीं ना चाहिए, क्यों चाहिए, हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो c1 के जगह पे हम x माइनस वाई लिखेंगे। तो हम फीड कर दें यहाँ पे x माइनस वाई डाल दो इसमें, जब डालोगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये कट छट, और फाइनली एक प्यारा सा आंसर क्या आ गया, एक मासूम सा आंसर आपके पास आया है u इज इक्वल टू एक्स वाई। देखो तो कितना अच्छा सा छोटा सा आंसर है ना, छोटा सा आंसर। ओके, अगला सवाल देखिए, वीडियो पॉज करिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, मजा आएगा आपको। क्या लिखा हुआ है, पढ़ो तो बुआ। आपको देख के लग रहा है कि x ux प्लस uy इज इक्वल टू x साइन hy प्लस u, ये आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और ये है आपका एक इनिशियल कंडीशन, दैट इज u ऑफ 0 कॉमा y इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये है u ऑफ 0 कॉमा y इज इक्वल टू 0। ठीक, क्या करना होता है, आपको पता है कि क्या करना होता है, आप जानते हो क्या करना होता है, x इंटू डो यू डो एक्स प्लस डो यू डो वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एच वाई प्लस यू, ये लिख दिया। और आप जानते हैं क्योंकि u जो है वो x और y का फंक्शन है, तो हम du को क्या लिख सकते हैं, du को लिख सकते हैं डो यू डो एक्स डी एक्स प्लस डो यू डो वाई डी वाई। अब इसी से आप कंपेयर करके ऑक्सिलरी इक्वेशन बना सकते हो, आप बोल सकते हो कि dx डिवाइडेड बाय इसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो लिखेंगे, तो लिख दिया मैंने dx बाय x, और dy इसके साथ में जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 1, और du इसके साथ में जो है राइट हैंड साइड में वो क्या है x साइन एच वाई प्लस यू। ये जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गया तो क्या करोगे, या तो इसको उठाओ और उसके बाद फिर या तो इसको उठाओ। ठीक, ये उठाने के लिए आपके दो अलग अलग कहानी चलेगी। यहाँ पे dx बाई एक्स इज इक्वल टू dy बाई वाई लिखा, दोनों साइड हम करेंगे इंटीग्रेट। x 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, y का इंटीग्रेशन होता है y, सॉरी dy का इंटीग्रेशन होता है y, और एक कांस्टेंट डाल दिया प्लस c। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं log x इज इक्वल टू वाई प्लस सी। यहाँ से आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस सी, या फिर x को अगर लिखना है, ये जो log है ना वो ध्यान रहे टू द बेस e है, टू द बेस e है, तो इससे आप x को भी इस तरह से लिख सकते हो, x इज इक्वल टू सी ई टू द पावर ऑफ y। आपकी मर्जी, आप जैसे भी जिस स्टाइल में आप रखना चाहो आप उसमें रख सकते हो। तो आपको मिल गया है फाइनली ये x इज इक्वल टू सी ई टू द पावर ऑफ y, ये आपको मिला है x इज इक्वल टू सी ई टू द पावर ऑफ y। ये करने के बाद आप जानते हो कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको मैंने इक्वेट किया और लिखा है क्या, du बाई dy इज इक्वल टू दिस। अब यहां से क्या करते हैं, ध्यान रहे, इसको हम इंटीग्रेट वगैरह नहीं करेंगे, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन में, मतलब इस तरह के फॉर्मेट में। इसी को कन्वर्ट करने के लिए लिख दिया du बाई dy इज इक्वल टू एक्स साइन एच वाई प्लस यू। u को माइनस में साइड लेके आओ तो du बाई dy माइनस यू इज इक्वल टू ये,
डी यू बाई डी वाई माइनस यू इज इक्वल टू एक्स के जगह पे ये देखो क्या निकाला था, सी ई टू द पावर ऑफ वाई, तो लिख दिया सी टू द। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए ना, मिक्स कर देंगे तो इंटीग्रेट करने में दिक्कत होगा। तो आपको पता है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता है ना, तो उसी फॉर्मेट में लाए। जब कंपेयर करोगे ना तो क्या मिलेगा, माइनस ए टू द पावर ऑफ माइनस वन, पी का वैल्यू आ गया, क्यू का वैल्यू सी ई टू द पावर ऑफ वाई साइन एच वाई आ गया। ये करने के बाद इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप जानते हो अच्छी तरह से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। ई इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी के जगह पे जो कुछ भी है वो पुट करो यहाँ पे, इस तरह से आप आ सकता है। ठीक, तो पी क्या है, ये है आपका, यहां से जब आप कंपेयर करोगे तो पी ए तो नहीं है, ये ए कहां से है देखने दीजिए। लिखने में कुछ कुछ हो सकती है गड़बड़ी हो, माइनस ए नहीं है, माइनस वन है, करेक्ट कीजिए, ये माइनस वन है, माइनस वन है। अब देखो ना सिंपल सा चीज है ना, इससे जब कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, p इज इक्वल टू माइनस वन, क्यू इज इक्वल टू ये, तो बस p इज इक्वल टू माइनस वन पुट किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है मेरे पास e टू द पावर ऑफ माइनस वाई। ये होने के बाद आप डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिख सकते क्या, u इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ क्यू डी वाई प्लस सी वन। आई एफ के जगह पे लिखेंगे e टू द पावर ऑफ माइनस वाई, और ये इंटीग्रेशन e टू द पावर ऑफ माइनस वाई सी ई टू द पावर ऑफ वाई साइन एच वाई डी वाई प्लस सी वन। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं, u ई टू द पावर ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एच वाई डी वाई प्लस सी वन। क्लियर है, तो इसको लिखा जा सकता है u ई टू द पावर ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू सी कॉस एच वाई प्लस सी वन। बस सिंपल सा चीज है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा। है क्या इसमें, अब लास्ट स्टेप है, पता है आपको, इसको सिर्फ कांस्टेंट ऐसे नहीं छोड़ना है, इनिशियल कंडीशंस में फीड करने हैं, तो जाहिर सी बात है इसको हमको लेना पड़ेगा कुछ कांस्टेंट फंक्शन। तो इसको ले लिया मैंने, c1 इज इक्वल टू सम g ऑफ c। ठीक, तो u ई टू द पावर ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू c cos एच वाई प्लस g ऑफ c लिखा है। अब u ऑफ एक्स वाई ई टू द पावर ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू c cos एच वाई प्लस g ऑफ c लिखा। अब इनिशियल कंडीशंस पुट करो, जीरो मतलब ये जो है इनिशियल कंडीशन, x के जगह पे जीरो डालना है और y के जगह पे आपका y रहना चाहिए, और y के जगह पे आपका y, जहां जहां x दिखे वहां वहां जीरो, और जहां जहां y दिखे वहां वहां y। ये डालने के बाद आपको अच्छी तरह से पता है कि इसका मान क्या है, u ऑफ जीरो कॉमा वाई, इसका वैल्यू कितना दिया होता देखो क्वेश्चन में, u ऑफ जीरो कॉमा वाई है जीरो। अगर वो जीरो दिया हुआ है तो कॉमन सेंस ये बोल रहा है कि ये तो गायब हो गया ना, ये क्या है, अरे ये तो पूरी तरह से गायब हो गया, जीरो है। जीरो है तो अब क्या बोल सकते हैं, c इंटू कॉस एच वाई प्लस जी ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो, जहां से आप g ऑफ c को क्या लिख सकते हैं, माइनस सी कॉस एच वाई। जी ऑफ सी इज इक्वल टू लिख सकते हो ये, क्योंकि c को आपने ये चीज निकाला है और इसको लिख दिया। ठीक, तो आपका g ऑफ c पता चल चुका है। g ऑफ c पता चलने के बाद उस फंक्शन में डाल दीजिए। अब देखो यहाँ पे इस फंक्शन में डाल दो u इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस वाई, u मतलब u ऑफ एक्स वाई, ई टू द पावर ऑफ माइनस वाई, c कॉस एच वाई, तो c कॉस एच वाई वो चीज लिख दिया यहाँ पे, c के जगह पे आप जानते हो क्या लिखना है, और g ऑफ c, तो g ऑफ c के जगह पे ये डाल दिया। ये डालने के बाद आपको फाइनली क्या मिलेगा, u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस एच वाई। फाइनल एक सिंपल सा आंसर है। अगला सवाल देखो, इसको आप नोट करिए, पहले वीडियो पॉज करो। ये थोड़ा सा अलग सा है क्योंकि यहाँ पे कोई जीरो और कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं, एक फंक्शन है, तो इसमें थोड़ा सा चीज बदलेगा, मतलब प्रोसेस सेम है लेकिन सेम रहेगा मतलब है। तो इसको आप नोट करिए, मैं देखता हूँ और कितना बचा है इसमें। वेरी गुड, आखिरी सवाल है ये, इसके बाद लेक्चर हो जाएगा इस चीज का समाप्त और हम लोग सीख चुके हैं कॉची मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। सुनो ध्यान से, यू एक्स प्लस यू वाई इज इक्वल टू यू है। यहाँ पे u ऑफ x कॉमा जीरो आपको दिया हुआ 1 प्लस ई टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x है। तो क्या करना होता है, पहले आप जानते हो कि ये चीज तो लिखना ही होगा, है ना, मतलब ये वाला है, इसको कैसे लिख दिया, 1 इंटू डो यू डो एक्स प्लस 1 इंटू दिस प्लस इक्वल टू जी, सेम है, डी यू इज इक्वल टू डो यू डो एक्स इंटू डी एक्स प्लस डो यू डो एक्स इंटू डी वाई, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना होता है,
dx इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू du। dx के नीचे क्या रहता है, dx के नीचे ये वाला कोएफिशिएंट होता है, dy के नीचे ये वाला कोएफिशिएंट होता है, du के नीचे जो कुछ भी RHS में है वो रहता है। डाल दो। डालने के बाद एक बार इस वाले रेशियो को उठाओ। ये रेशियो उठाने के बाद क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dy, x इज इक्वल टू y, और एक कांस्टेंट लगा दिया y प्लस c1। अब क्या करना है, अब बोलोगे सर ये जो चीज है ना इसको कुछ करते हैं क्या, एक और रेशियो उठाते हैं, उसमें ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू वाई प्लस c1। ध्यान रहे x इज इक्वल टू वाई प्लस c1 है। इसका अगला पार्ट मिलेगा, यहां देखो। फिर दूसरा रेशियो उठाया, du बाई dy इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू du बाई dy माइनस यू इज इक्वल टू 0 है कि नहीं। फिर से क्या आ गया, लीनियर इक्वेशन आ गया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। निकालो जो कुछ निकालना है। p कंपेयर करोगे तो -1 है, q है 0। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन p के जगह पे -1 डाला और dy है कि नहीं। if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हाँ मतलब x का जब नीचे में आपका x हुआ करता था तब तो हम ये देते थे, अभी इस केस में क्या हो जाएगा, p dy हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, dx नहीं होगा, ये dy हो जाएगा। ठीक है, p के जगह पे लिख दिया -1, इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e टू द पावर ऑफ -y। ये क्या आता है, इसे तो लेटर्स डांस कर रहे हैं। अरे गजब, व्हाट इज दिस, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। रुको रुको, ये तो मजेदार चीज है, लेटर को ही उठा के डाल सकते हैं इधर उधर। वाह, व्हाट अ टेक्नोलॉजी। IF इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ -y, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और आप कर सकते हो u e टू द पावर ऑफ -y इज इक्वल टू c1। ठीक, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन था। u के जगह पे आप क्या लिखोगे, u ऑफ x, y e टू द पावर ऑफ -y इज इक्वल टू c1। u ऑफ x, 0 e टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू c1, क्योंकि आपको x के जगह पे x रखना है, y के जगह पे 0 रखना है, तो रख दोगे, y के जगह पे 0 पुट करो, तो u ऑफ x, y e टू द पावर ऑफ -y इज इक्वल टू g ऑफ c। u ऑफ x, 0 e टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू g ऑफ c। यहाँ से g ऑफ c आपको 1 प्लस e टू द पावर ऑफ x है, और फाइनली आपका आंसर आ गया। ये क्या था, अरे कुछ भी नहीं था, अब तो इतना आसान हो गया कि हम लोग क्या से क्या सीख गए। लैग्रांजेस सीखा, स्टैंडर्ड फॉर्म सीखा, 1 2 3 4 चारपिट सीख लिया, अरे कॉची मेथड सीख लिया, अरे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगले लेक्चर में मैं देखता हूं क्या है। अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कॉची प्रॉब्लम फॉर सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अगले लेक्चर में हम लोग, अभी तो हम लोग एक एक डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे थे, अब हम लोग देखेंगे कि दो इक्वेशन है, सिस्टम है अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस का, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगला लेक्चर भी ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, हाँ बहुत छोटा है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, मज़ा आएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। विनोद एंड फैंटा, टेक केयर।